हे फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी अ जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे खिलजी वंश के एक और शासक के बारे में जो एकदम ही नालायक, एकदम ही मूर्ख, एकदम ही बोले तो खत्म था। देखिए, अगर हम खिलजी वंश की बात करते हैं तो इसके संस्थापक थे 1290 में जो इस वंश की स्थापना की थी, वे थे जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296, 1290 से 96 तक रहते हैं। उसके बाद उनका जो दामाद और भतीजा होता है अली गुरशस्प या अलाउद्दीन खिलजी, वो उनको धोखे से मार देता है और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी शासक बनता है। 1296 से 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी रहते हैं और 1316 में, अप्रैल 1316 में कौन आता है? मुबारक शाह, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, जो एकदम ही अपने योग्य पिता का सबसे अयोग्य पुत्र था। और ये एकदम मतलब मानसिक रूप से तो स्वस्थ नहीं था, क्योंकि इसकी हरकतें आप लोग अभी खुद ही देखेंगे तो हंसी भी आएगी, गुस्सा भी आएगा, किस तरीके के लोग थे। खैर, हम चले स्टार्ट करते हैं। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320, 4 साल ये कैसे रहा वो भी बहुत मतलब इसको इतने टाइम भी नहीं रहना चाहिए था जो इसकी हरकतें थी। अल इमाम उल इमाम इनकी उपाधि है, अल इमाम उल इमाम, खिलाफत उल्लाह और अल वासिक बिल्लाह उपाधियों से प्रश्न आते हैं, याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह अप्रैल 1316 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था, प्रथम शासक था जिसने खुद को खलीफा घोषित किया और खलीफा के पद को मानने से उसने इनकार कर दिया। उसने खुद को ही खलीफा घोषित किया, ठीक है, जैसा कि लिखा भी, जिसने स्वयं को, देखिए, वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया और खलीफा की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया। उसने अल इमाम उल इमाम व खिलाफत उल्लाह की उपाधि ग्रहण की, आपने देखा ही। वह अपने योग्य पिता का अयोग्य पुत्र था। बरनी कहते हैं, बरनी जो कहते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है ना, कि वह कभी कभी नग्न होकर अपने दरबारियों के बीच दौड़ता था, खुद मतलब खुद भी वो निर्वस्त्र होकर घूमता था। और इतना ही नहीं, उसे नग्न स्त्री और पुरुषों का संगत पसंद था। शराब बहुत ज्यादा पीता था। शराब पीने के बाद वैसे भी लोग आउट ऑफ माइंड हो जाते हैं, ठीक है, तो शराब पीने लगा था बहुत ज्यादा। और स्त्रियों के वस्त्र, खुद मतलब नग्न घूमता था और कई बार स्त्रियों के वस्त्र पहनकर भी दरबार में आया जाया करता था, ठीक है। तो ये उसकी हरकतें थी। उसे नग्न स्त्री पुरुषों की संगत पसंद थी। वह अत्यधिक शराब पीने लगा तथा स्त्रियों के वस्त्र पहनकर दरबार में आने लगा। उसे अपने प्रिय मुबारक हसन से अत्यधिक लगाव था। प्रिय मुबारक हसन से अत्यधिक लगाव था, जिसे खुसरो खां की उपाधि दी थी। तो उसने खुसरो खां की उपाधि दी थी। और विलास प्रियता और दंभ ने कुतुबुद्दीन मुबारक की बुद्धि और विवेक को नष्ट कर दिया था। चलिए, अपनी मूर्खता के कारण वह स्वयं और अपने वंश के पतन का उत्तरदायी हुआ। अपनी मूर्खता के कारण ही, कहने का मतलब यह है, अपने वंश के पतन का, अंत का ये सबसे बड़ा कारण हुआ, ठीक है। अपने पिता से उसने एक शक्तिशाली, विस्तृत और समृद्धशाली साम्राज्य प्राप्त किया था, परंतु शीघ्र ही उसे खो दिया। अतः वह ना तो योग्य शासक सिद्ध हुआ और ना ही योग्य व्यक्ति सिद्ध हुआ। कहने का मतलब यह है, आप लोगों ने कहावत भी सुनी होगी कि अगर पुत्र लायक है तो भी धन जुटाने की जरूरत नहीं, और नालायक है तो भी। दोनों ही परिस्थितियों में होता क्या है, लायक है तो वो बना लेगा और नालायक है तो जो भी आपकी बनाई हुई संपत्ति होगी, जो भी आप छोड़ के जाओगे, उसे नष्ट कर देगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे हुआ। उसे बेशक विरासत में मिली थी, लेकिन वो उसे भोगा तो, लेकिन उसका सही से यूज नहीं किया। वो भोगा ही, मतलब अय्याशी में, ठीक है। प्रारंभिक कार्य की बात अगर हम करें, सत्ता संभालने के बाद कुतुबुद्दीन ने उदारता के साथ शासन प्रारंभ किया। जब वो सत्ता संभालता है ना, तो स्टार्टिंग में उदारता के साथ ही, मतलब बहुत उदार था वो। प्रशासकीय कार्यों में वह भूल जाने व क्षमा करने की नीति का अनुसरण किया, ठीक है। सभी लोगों को बंदी गृह से मुक्त कर दिया। जितने भी लोग थे उनको, जो बंदी बनाए गए थे, उनको मुक्त कर दिया। अपने पिता के सभी कठोर नियमों का उन्मूलन किया। जितने भी कठोर नियम थे पहले, उनका सबको हटा दिया उसने। उन सरदारों को वापस बुला लिया गया जिन्हें अलाउद्दीन ने निकाल दिया था। अलाउद्दीन ने कुछ सोच समझ के उनको निकाला होगा, इसने उनको वापस बुला लिया। उन्मूलित भूमि को उसने वैद्य स्वामियों को लौटा दिया गया तथा करों, यानी जो टैक्स थे उसमें कमी कर दी गई। देखिए, अलाउद्दीन के समय जो टैक्स था वो 50% था,
ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नियंत्रण में इस ढील के परिणाम स्वरूप अधिकारियों व प्रदेशों के नैतिक स्तर में पतन प्रारंभ हो गया। मुबारक शाह स्वयं सरदारों के साथ रहने लगा, वो स्वयं ही सरदारों के साथ रहने लगा। मतलब उसके अंदर मतलब एक शासक जो एक सुल्तान होता है उसका कोई मतलब उसके अंदर आदत ही नहीं थी, वो बिल्कुल ही पूरी तरीके से अयोग्य था। ठीक है, वह समलिंग कामी व इतर लिंग कामी दोनों था। उसके दरबार में बरादू संप्रदाय के मुबारक हसन व हुसामुद्दीन नामक दो भाई रहते थे। ठीक है, जब 1305 में आइनुल मुल्क मुल्तानी ने मालवा पर विजय प्राप्त की, 1305 में आइनुल मुल्क मुल्तानी ने मालवा पर विजय प्राप्त की तो दोनों भाइयों को दास के रूप में दिल्ली लाया। ठीक है, बरादू हिंदुओं को एक लड़ाकू जाति थी, बरादू हिंदू जो थे वो एक लड़ाकू जाति थी। मुबारक हसन ने उसका लगाव अधिक था, मुबारक हसन से मतलब उसका जो लगाव था वो बहुत ज्यादा, बहुत करीबी था वो, जिससे वह खुल्ला आलिंगन और चुंबन करता था। अगर मैं सही बोलना चाहूं अभी की लैंग्वेज में तो गे था ये है। उसे खुसरो खां की उपाधि दी थी और मलिक काफूर की सभी इक्ताएं व वजारत का पद भी प्रदान किया था। सुल्तान की कमजोरी का लाभ उठाकर विभिन्न प्रांतों में विद्रोह प्रारंभ हो गया और गुजरात में उपद्रव हुआ और फिर उसके बाद देवगिरी के शासक ने स्वतंत्रता की घोषणा भी कर ली। राजपुताना के महत्वपूर्ण प्रांत मुख्यतः मारवाड़ स्वतंत्र हो गए। कुल मिला के जो कुछ भी इसे मिला था उसको इसने तहस नहस कर दिया। अच्छाइयां तो थी नहीं, बुराइयां इसमें कूट कूट के भरी हुई थी। तो ये थे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खलजी, है ना। गुजरात की अगर बात करें तो अलफ खां की हत्या के बाद हैदर और जीरक के नेतृत्व में गुजरात की सेना ने विद्रोह किया था। अलफ खां की हत्या मैंने पहले जब पढ़ाया था, जब मैं अलाउद्दीन के सुधार पढ़ा रही थी तो मैंने बोला था 11 प्रांत, और 11 प्रांतों में मैंने बताया था कौन सा किसके अंडर में था, तो अलफ गुजरात अलफ के अंडर में था। अलफ खां की हत्या के बाद हैदर और जीरक के नेतृत्व में गुजरात की सेना ने विद्रोह किया। यद्यपि कपूर को अपने कर्मों का फल मिल चुका था, किंतु हैदर और जीरक ने विद्रोह को जारी रखा। गुजरात विद्रोह के दमन के लिए आइनुल मुल्क को भेजा गया। गुजरात विद्रोह के दमन करने के लिए किसको भेजा गया? आइनुल मुल्क को भेजा गया। उसने अपनी बुद्धिमत्ता से विद्रोहियों पर नियंत्रण भी पा लिया। ठीक है, कुतुबुद्दीन ने मलिक दिनार जफर खां को गुजरात का राज्यपाल नियुक्त किया। जफर खां को कुतुबुद्दीन ने क्या राज्यपाल बना दिया, और जफर खां ने गुजरात की शासन व्यवस्था को इतनी कुशलता पूर्वक निर्वहन किया कि 3-4 मास में वहां की जनता अलफ खां के शासन को भूल गई। मतलब 3-4 महीने जो भी 3-4 महीने में ही वहां की जो जनता थी, इसने अच्छा शासन किया, तो वहां की जो जनता थी वो अलफ खां को मतलब दिमाग से निकाल दिया। ठीक है, इसने अच्छा शासन किया। तो ये गुजरात था। अब देखिए देवगिरी की पुनर्विजय की बात करते हैं। मलिक काफूर है ना कि मृत्यु के तत्काल बाद देवगिरी का राज्य दिल्ली की अधीनता से मुक्त हो गया। दिल्ली की अधीनता इसको स्वीकार कराई गई थी, और जब इसकी मृत्यु होती है तो दिल्ली से ये मुक्त हो गया। और रामचंद्र देव वहां का शासक है ना कि दामाद हरपाल देव, जो उस समय वहां शासक था, अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया। 1317 ईस्वी में मुबारक शाह ने देवगिरी पर चढ़ाई की और हरपाल देव राजधानी छोड़कर भाग गया। 1317 में जब मुबारक शाह के देवगिरी पर जब ये देवगिरी जाता है तो वहां का शासक जो था हरपाल है ना, वो क्या करता है, उसका दामाद था ना रामचंद्र देव का, वो वहां से मतलब राजधानी को छोड़कर और वहां से भाग जाता है। किंतु वह पकड़ा गया, उसको पकड़ लिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। हरपाल खत्म। मलिक यकलाकी को देवगिरी का सूबेदार नियुक्त किया गया। अब देवगिरी पे कौन आ गए? यकलाक। ऊपर आपने क्या देखा, गुजरात में किसको लाया गया? कुतुबुद्दीन ने मलिक दिनार जफर खां को गुजरात में राज्यपाल बनाया और इसका शासन भी अच्छा था। ठीक है, उसकी हत्या कर दी गई। मलिक यकलाकी को देवगिरी का सूबेदार नियुक्त किया गया। मुबारक शाह ने देवगिरी में अलाउद्दीन के परोक्ष नियंत्रण की नीति के विपरीत प्रत्यक्ष शासन की नीति का अनुसरण किया। ठीक है, वारंगल का शासक प्रताप रुद्र देव था। अब यहाँ वारंगल की बात करते हैं। कौन था? प्रताप रुद्र देव। वह कई वर्षों से खराज देना बंद कर दिया था, अतः उसके विरुद्ध उसने खराज जकात ये सब होता है ना, तो खराज देना बंद कर दिया था।
उसके विरुद्ध खुसरो खां को भेजा गया। तो वारंगल में जो किसको भेजा गया, खुसरो को भेजा गया। उसके साथ अलाउद्दीन के प्रसिद्ध सुरक्षा मंत्री ख्वाजा हाजी को अभियान के सर्वोच्च अधिकारी के रूप में भेजा गया। एक युद्ध में दिल्ली के सैनिकों ने बाहरी दुर्ग पर अधिकार कर लिया। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, वारंगल का शासक प्रताप रुद्र था। वह कई वर्षों तक खराज देना बंद कर दिया था और इसी प्रताप रुद्र के विरुद्ध मतलब भेजा गया खुसरो खां को। उसके साथ अलाउद्दीन के प्रसिद्ध सुरक्षा मंत्री कौन थे, ख्वाजा हाजी। ख्वाजा हाजी को अभियान के सर्वोच्च अधिकारी के रूप में भेजा गया था। तो ख्वाजा हाजी वहां गए, एक युद्ध में दिल्ली के सैनिकों से दिल्ली के जो सैनिक थे उन्होंने बाहरी जो दुर्ग था उस पर अधिकार कर लिया। प्रताप रुद्रदेव का एक मंत्री अनिल मेहता युद्ध में बंदी बनाकर खुसरो के समक्ष लाया गया। तो अनिल मेहता को पकड़ा गया और उसको खुसरो के समक्ष लाया गया बंदी बनाकर। ठीक है, बात हो रही है वारंगल की, प्रताप रुद्रदेव। ठीक है, चलिए, खुसरो के समक्ष लाया गया तथा उसे प्राण दंड दे दिया गया, मतलब इसे मृत्यु दंड दिया गया। प्रताप रुद्रदेव संधि के लिए तैयार हो गया। प्रताप रुद्रदेव ने यही ठीक समझा कि अब ट्रीटी हो जानी चाहिए। संधि के तहत उसने बदरकोट के जिले तथा 40 सोने की ईंटें वार्षिक खराज के रूप में देने का वचन दिया। जो उसने बंद कर रखा था अब वो एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है मैं दूंगा। और क्या बोला कि मैं 40 सोने की ईंटें वार्षिक खराज के रूप में दूंगा। ठीक है, आगे आ जाइए। षड्यंत्रों एवं विद्रोहों का दमन। जब मुबारक शाह देवगिरी में था, देवगिरी में कौन था, मुबारक शाह, तब की बात कर रहे हैं। जो षड्यंत्रकारी थे वे षड्यंत्रकारियों ने अनुपस्थिति का लाभ उठाकर, वो वहां पे था नहीं तो उसके ना रहने का लाभ उठाया और उसकी हत्या करने व उसके स्थान पर खिज्र खां के पुत्र को सिंहासनारोहण करने के लिए एक षड्यंत्र रचा। यानी इन लोगों ने सोचा कि अभी मुबारक खिलजी है नहीं और उसके खिलाफ इन लोगों ने षड्यंत्र किया और इन्होंने बोला कि हम इसको हटाकर उसकी हत्या करके और उसके स्थान पे खिज्र खां का जो पुत्र है उसको सिंहासन पर हम बैठाएंगे। ठीक है, इस षड्यंत्र का मुख्य निर्माता मुबारक शाह का एक चचेरा भाई मलिक आसुद्दीन था। घर में ही कोई होता है जो षड्यंत्र में शामिल होता है ना। तो चचेरा भाई था मलिक आसुद्दीन, वो इसमें शामिल था। किंतु आराम शाह नामक एक षड्यंत्रकारी द्वारा यह सूचना सुल्तान को दे दी गई। उसका कोई क्या कहते हैं उसको, मतलब कोई ऐसा भी तो होता है ना जो जाके बता देता है कि आपके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। तो सुल्तान तक ये सूचना गई कि आप मतलब अलर्ट हो जाओ, है ना। तो ये सूचना सुल्तान को दे दी गई। अब होता क्या है देखिए, मुबारक शाह ने सभी षड्यंत्रकारियों को, उनके संबंधियों को पकड़वा कर वध करवा दिया। A to Z को पकड़ा और सबको न पूछना। जो स्टार्टिंग में क्या पढ़ा भी आपने कि ये बहुत ज्यादा उदार था, है ना, क्षमा करना जानता था, ये वही है। इसने सीधा A to Z लोगों को क्या किया, पकड़ा और सीधा मृत्युदंड, है ना। ठीक है, क्रोध में उसने अपने तीनों भाइयों खिज खां, सादी खां और शिहाबुद्दीन उमर, जिन्हें ग्वालियर के दुर्ग में कैद किया गया था, हत्या करवा दिया। इतना क्रोधित हो गया कि उसने ना केवल षड्यंत्रकारियों को बल्कि अपने तीनों भाइयों को भी मरवा दिया। ठीक है, कितना निर्दयी, हत्या करवा दिया। बाद में उसने खिज खां की विधवा देवल रानी से विवाह कर लिया। उसने जो विधवा थी उसके भाई की, चचेरे भाई की, खिज खां की देवल रानी, उससे क्या किया, विवाह कर लिया। और उसने गुजरात के सूबेदार, अभी देखा था ना जफर खां, उसकी भी हत्या कर दी। और जफर खां की हत्या के बाद क्या करता है, जफर खां को भी मार दिया। जफर खां का शासन अच्छा था, है ना, उसको भी मार देता है, वहां का राज्यपाल नियुक्त करता है ना, दिमाग में रखते चलिए। उसको मारने के बाद हसामुद्दीन को गुजरात का सूबेदार बनाया, हटा दिया जफर खां को। अब आते हैं हसामुद्दीन, वो गुजरात के सूबेदार बने। किंतु उसने भी विद्रोह कर दिया, उसने भी विद्रोह कर दिया। सरदारों ने विद्रोह पर नियंत्रण स्थापित कर सामुद्दीन को पकड़ लिया और दिल्ली भेज दिया गया। सामुद्दीन पकड़ा गया और उसे दिल्ली भेज दिया गया।
वह मुबारक शाह के कृपा पात्र खुसरो खां का भाई था, जो इसकी कृपा मतलब इसके अधीन था, इसके रहमो करम पे पल रहा था, तो खुसरो खां का भाई था वह। इसी कारण से उसने मुबारक शाह ने माफ कर दिया। इसी समय देवगिरी का सूबेदार यकलकी खां ने विद्रोह कर दिया और शमशुद्दीन का खिताब धारण कर अपने नाम के सिक्के चलाए। तो यकलकी खां ने विद्रोह किया और शमशुद्दीन का खिताब धारण किया, उसने एक खिताब धारण किया शमशुद्दीन, और अपने नाम के सिक्के भी चलाए। परंतु दिल्ली से भेजी गई सेना ने विद्रोह को दबा दिया। विद्रोही शमशुद्दीन को दिल्ली लाया गया, जहां उसके नाक और कान काट दिए गए। शमशुद्दीन को भी बर्बाद कर दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं मदुरा, माबर की बात करते हैं, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना के पश्चात खुसरो खां सुदूर दक्षिण में मालाबार पहुंचा और वहां उसे कोई सफलता नहीं मिली। बर्नी बोलते हैं कि माबर के दोनों राय खुसरो खां के लिए कुछ हाथी छोड़कर अपनी राजधानी से चले गए थे। ठीक है, किंतु खुसरो खां को दक्षिण में अपार संपत्ति मिली, और जब ये संपत्ति मिली तो ये अपने दिमाग में ख्याली पुलाव पकाने लगा, सपने देखने लगा कि अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करूंगा। ठीक है, फलस्वरूप मालाबार में एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का सपना देखने लगा। इसकी सूचना को सरदारों ने सुल्तान को दे दी। ठीक है, और सुल्तान ने खुसरो को दिल्ली बुला लिया, दिल्ली गए ये भी। ठीक है, चलो मुबारक शाह की हत्या और खिलजी वंश का अंत कैसे हुआ ये पढ़ लेते हैं। मुबारक शाह की सबसे बड़ी भूल खुसरो खां के प्रति उसका मोह और उस पर अत्यधिक विश्वास करना था। अत्यधिक विश्वास, जो सबसे प्रिय वही अंत का कारण। ठीक है, बर्नी ने लिखा है कि जब कभी सुल्तान उसका खुल्लम खुल्ला आलिंगन अथवा चुंबन करता तो वह शुद्र जन्मित बरादू लड़ाका अपने निकृष्ट स्वभाव के फलस्वरूप प्राय अपनी कटार से सुल्तान की हत्या करने का विचार किया करता था। 9 जुलाई 1320 ईस्वी को खुसरो खां के सैनिक बरादुओं ने महल में अचानक प्रवेश किया, और इसमें जाहरिया नाम का एक व्यक्ति था जिसने सुल्तान की हत्या करने का संकल्प उठाया था। उसने संकल्प लिया था कि मैं इसकी हत्या कर दूंगा, और संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। आगे देखिए क्या हुआ। जिसने सुल्तान की हत्या करने का संकल्प उठाया था, इन सैनिकों ने सुल्तान के अंगरक्षकों का कत्ल किया, जो उसने लगा रखा था कि हाँ मुझे सेफ्टी मिलेगी, सिक्योरिटी गार्ड्स, उनका कत्ल किया। सुल्तान अपनी प्राण की रक्षा के लिए जनान खाने की ओर भागा। ठीक है, किंतु खुसरो ने उसके बाल पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। जहारिया ने अपनी कुल्हाड़ी से सुल्तान पर प्रहार किया तथा उसका सिर काट डाला। मुबारक शाह खिलजी वंश का और इसकी हत्या के साथ ही खिलजी वंश का हो गया अंत। ठीक है, ओके। नसीरुद्दीन खुसरो शाह को भी देख लेते हैं। तो खिलजी वंश तो खत्म। देखिए 15 अप्रैल से 7 सितंबर 1320, इनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। उपाधि थी इनकी पैगंबर का सेनापति। बहुत बार उपाधि पूछता है तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इनकी उपाधि नसीरुद्दीन खुसरो शाह की उपाधि याद रखिए। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी था, ये क्या है, खुसरो। ठीक है, मुबारक शाह की हत्या के बाद खुसरो खां नसीरुद्दीन खुसरो शाह की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। उसकी हत्या की और गद्दी पर बैठा। उसने अपने नाम के खुतबे पढ़वाए, सिक्के भी ढलवाए। उसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि ली। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये उपाधि पूछेगा और पूछ भी चुका है। उसके शत्रुओं ने उसके विरुद्ध इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में है का नारा लगाया। नसीरुद्दीन खुसरो शाह हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था, इसीलिए इन लोगों ने बोला इस्लाम खतरे में है, क्योंकि वो पहले हिंदू था और उसने धर्म परिवर्तन करके मतलब वो मुस्लिम बना था। ठीक है, उसका शासनकाल भारतीय मुसलमानों द्वारा राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का द्वितीय प्रयास था। प्रथम प्रयास नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में इमामुद्दीन रेहान ने किया था। अपने सिंहासन को सुरक्षित रखने के लिए नसीरुद्दीन खुसरो शाह ने खिलजी वंश के प्रति वफादार सरदारों व अलाउद्दीन के शेष जीवित पुत्रों की हत्या करवा दी। जो अलाउद्दीन के
जो वंशज में जो भी बचे हुए थे उनका भी कत्ल करवा दिया। उसने देवल रानी से विवाह किया जो खिज्र खां और उसके बाद उसका भाई मुबारक शाह की पत्नी रह चुकी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्य सरदारों को सम्मान और पद देकर अपने पक्ष में कर लिया। उसने निजामुद्दीन औलिया जैसे धार्मिक व्यक्ति का भी नैतिक समर्थन प्राप्त, उसको निजामुद्दीन औलिया जो थे ना सूफी संत, उनका भी समर्थन प्राप्त था। दीपालपुर का राज्यपाल और सीमा रक्षक गाजी मलिक तुगलक एकमात्र अधिकारी था जिसने खुसरो खां के नए शासन को स्वीकार नहीं किया। गाजी मलिक तुगलक ने एकमात्र ऐसा अधिकारी था जिसने खुसरो शाह के नए शासन को स्वीकार नहीं किया। उसने इस्लाम खतरे में है का नारा दिया जो पहले दिया जा चुका था। नसीरुद्दीन खुसरो से युद्ध करने का भी निश्चय किया। उसने कहा कि अब मैं इससे युद्ध करूंगा, इस्लाम खतरे में है, हमें उसे बचाना है इस तरीके से। ठीक है। गाजी मलिक की सेना में गिज, तुर्क, मंगोल, रूमी, तजीक, खुरासानी, मेवाती तथा दोआब के हिंदू राजपूत शामिल थे। फिर से रिपीट करती हूँ, गाजी मलिक की सेना में गाजी मलिक तुगलक की बात कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहा था उसके शासन को, और इसने कहा कि मैं इससे युद्ध करूंगा। और युद्ध में कौन कौन था देखिए, गिज थे, उसकी सेना में तुर्क, मंगोल, रूमी, तजीक, खुरासानी, मेवाती तथा दोआब के हिंदू राजपूत शामिल थे। गाजी मलिक ने पहले आइनुल मुल्क तथा सिविस्तान, मुल्तान, समाना के सूबेदार को विद्रोह के लिए प्रेरित किया। ये नाम पहले अलाउद्दीन का जब मैंने प्रशासनिक सुधार पढ़ाया ना, तो उसमें ये नाम मिलेंगे आपको। देखिए सीक्वेंसिंग में देखिए, तभी समझ में आएगा। इतिहास ऐसे समझ में नहीं आने वाला। अगर आपको हिस्ट्री समझनी है तो आपको स्टार्टिंग से ही सारा कुछ देखना पड़ेगा। नहीं, रटने वाली कोई बात ही नहीं है ना। एक कहानी की तरह आपको दिमाग में रखना है। और ये नाम इतने ज्यादा मतलब नहीं याद होते हैं जल्दी, तो कम से कम 2-3 बार और रिवीजन करते रहिए। इसका एक ही हल है, रिवीजन। ठीक है। प्रेरित किया, परंतु कोई उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसने उनका ब्रेन वॉश तो किया, लेकिन उन लोगों ने उसका साथ देने का, तुगलक का साथ देने के लिए राजी नहीं हुए। अंत में उसने निम्न अधिकारियों और उन प्रवेशों की जनता को इस्लाम के नाम पर विद्रोह के लिए उकसाया। इस्लाम के नाम पर विद्रोह के लिए उकसाया। गाजी मलिक तुगलक दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। सर्वप्रथम उसका मुकाबला समाना के सूबेदार यकलाकी खां से हुआ। यकलाकी खां समाना का सूबेदार था, उससे इसका सामना होता है सबसे पहले। यकलाकी पराजित हो जाते हैं और भाग खड़ा हुआ, पराजित हुआ और वहां से भाग गया। अब उसके सिर के निकट नसीरुद्दीन खुसरो खां का भाई हिसामुद्दीन ने विरोध कर दिया, किंतु वह भी पराजित हो गया। तुगलक ने उसको भी पराजित कर दिया और वह भी भाग गया। अंत में 5 सितंबर 1320 को इंद्रप्रस्थ के निकट गाजी मलिक व नसीरुद्दीन खुसरो शाह की सेना के मध्य मुकाबला हुआ। इंपॉर्टेंट, 1320 तक ही आपका खिलजी वंश रहता है। ठीक है। तो यहाँ पे आमने सामने सेनाएं आती है। इंद्रप्रस्थ के निकट गाजी मलिक व नसीरुद्दीन खुसरो शाह की सेना, और नसीरुद्दीन पराजित हो जाता है और वहां से भाग गया, किंतु तिलपट के निकट पकड़ा गया और उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया गया जैसा उसने मुबारक शाह खिलजी के साथ किया था। इतिहास दोहराता है। साथ किया था। खुसरो शाह का सिर धड़ से अलग करके उसे मार डाला गया। अमीरों ने गाजी मलिक तुगलक को सत्ता ग्रहण करने का आग्रह किया, किंतु वह तैयार नहीं हुआ। उसने निवेदन किया कि यदि शाही कुटुंब का कोई राजकुमार बचा हो तो सुल्तान घोषित कर दिया जाना चाहिए। उसने ऐसा रिक्वेस्ट किया कि अगर कोई हो तो उनको सुल्तान घोषित कर दिया जाए, सुल्तान घोषित कर दिया जाना चाहिए, और यदि ना बचा हो तो उपस्थित योग्य अमीरों में से किसी एक को सत्ता दे दी जानी चाहिए। जो योग्य हो, जो अमीर है उनमें से जो योग्य हो उनको सत्ता दे देनी चाहिए। किंतु अमीरों के बहुत आग्रह पर वह सिंहासन पर बैठने के लिए तैयार हुआ। 7 सितंबर 1320 को गाजी मलिक ने अलाउद्दीन खिलजी के 1000 स्तंभों वाले महल में प्रवेश किया। 8 सितंबर 1320 को वह गियासुद्दीन तुगलक के नाम से सिंहासन पर बैठा। तो अब ये सिंहासन पर बैठे किस तरीके से? खुसरो के साथ जो हुआ,
जो उसने पहले मुबारक शाह के साथ जो किया था। आप देखिए, जैसे आपने हर्यक वंश पढ़ा था ना, तो हर्यक वंश को क्या बोलते हैं? पितृहंता। मतलब बिंबिसार को अजातशत्रु ने मारा, तो अजातशत्रु बेटा था ना बिंबिसार का, तो अजातशत्रु को कौन मारेगा? उसका बेटा। तो अजातशत्रु की हत्या किसने की? उदयन ने की। तो ये होता है, आप जो कर रहे हो वो आपको मिलेगा, है ना। खैर, हमने आज खिलजी वंश पढ़ लिया, खत्म हुआ ये चैप्टर। और खूब खुश रहिए, खूब पढ़िए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।